हेलो एवरीवन, माय नेम इज कुमकुम गौतम और आज जो हम करने वाले हैं एक सेकेंड। यस, ओके, जस्ट गिव मी मिनट। तो आज जो हम करने वाले हैं लिंकेज मैपिंग एंड 3 पॉइंट क्रॉस करने वाले हैं। अगर कोई भी बच्चा नया है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले पहले और उसके बाद वीडियो को जितना हो सकता है उतना शेयर करें। और चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, जीन मैपिंग की जब हम बात करते हैं उसमें क्या होता है, जैसे माना कि ये ए जीन है, ये बी जीन है, ठीक है, ये ए जीन है, ये बी जीन है, और हमें पता करना है कि इनके जो लोकस है बेसिकली, ठीक है, इनको आइडेंटिफाई करना है किस पर्टिकुलर लोकस पे प्रेजेंट है, ठीक है, किस जगह पे प्रेजेंट है, इनका बीच का डिस्टेंस कितना है, और डिफरेंट साइट विद इन अ जीन। अगर डिफरेंट साइट विद इन अ जीन की बात करते हैं, जैसे यहाँ पे कोई और जीन है, तो अगर हमें ये चीजें पता करनी होती है तो हमें जीन मैपिंग करना होता है, ठीक है, जीन मैपिंग करना होता है, वेरी इंपॉर्टेंट। Linkage of the genes and a chromosome can be represented in the form of the genetic map or the linkage map or the chromosomal map. तो मैंने कल भी समझाया था उस वाली वीडियो में, जिन बच्चों ने लिंकेज वाली नहीं देखी तो वो देख लेना, तुम्हारा क्लियर हो जाएगा आधा कॉन्सेप्ट। देखो, लिंकेज बेसिकली क्या होता है, जब एक जैसे ये जीन है तुम्हारे सेम क्रोमोसोम पे, ठीक है, सेम क्रोमोसोम पे, अगर जनरेशन टू जनरेशन में वो बिल्कुल वैसे ही पास हो रहे हैं, कोई भी चेंज नहीं आ रहा है, कोई भी क्रॉसिंग ओवर वाला कंडीशन यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है, तो उसको लिंकेज बोला जाता है, ठीक है। अब अगर हमें पता करना है कि जो दो जीन्स के बीच में डिस्टेंस कितना है, वो कहाँ पे प्रेजेंट है, उनका लोकस क्या है, तो हमें पता चल जाता है कि लिंकेज कहाँ पे ज्यादा है, कहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो ये लिंकेज मैपिंग भी इसलिए इसको बोला जाता है। अब जिन्होंने ये पहली बार कंस्ट्रक्ट करी जेनेटिक मैप वो थे एल्फ्रेड स्टुअर्टमैन। वो किसके स्टूडेंट थे? टीएच मॉर्गन के स्टूडेंट थे। और उन्होंने जब जेनेटिक डिस्टेंस पता करा कि ए और बी के बीच में हम जेनेटिक डिस्टेंस पता कैसे कर सकते हैं, तो उसके लिए एक यूनिट प्रोवाइड करी। उस यूनिट को बोला जाता है सेंटी मॉर्गन, या फिर हम बोलते हैं उसको मैप यूनिट, या फिर बोला जाएगा मैप यूनिट। ओके, तो ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जेनेटिक मैप एंड द फिजिकल मैप, कंप्लीटली पता होना चाहिए। और यहाँ पे क्वेश्चन बहुत बनते हैं, सो अभी फिर हम क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे इसके रिगार्डिंग। देखो, जेनेटिक मैप की बात करते हैं। जेनेटिक मैप क्या होता है? कैलकुलेट द मैप डिस्टेंस बेस्ड ऑन द क्रॉस ओवर परसेंट, जिसे हम बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी बिटवीन द टू लिंक्ड जीन्स, वेरी इंपॉर्टेंट। और ये क्या है? कैलकुलेट द एक्चुअल फिजिकल डिस्टेंस बिटवीन द टू लिंक्ड जीन्स। इसका मतलब क्या हुआ? देखो, अगर कोई इंसान है ए और एक है बी, ठीक है, उसका घर यहाँ पे, उसका घर यहाँ पे है, और नॉर्मली हमने देखा कि वो आपस में जो दूर है, मतलब उनका जो घर दूर है वो अबाउट 40 किलोमीटर दूर है, ठीक है, 40 किलोमीटर दूर है, ऐसा कुछ हमने देख लिया। अब देखा कि एक तुम्हारा है यहाँ पे सी, ठीक है, सी भी यहाँ पे रहता है, और जिसका घर सिर्फ कितना है, 23 किलोमीटर दूर है, 23 किलोमीटर दूर है। अब हमें ये क्या पता चल गया? हमें एक्चुअल डिस्टेंस पता चल गया कि एक्चुअल डिस्टेंस क्या है, एक्चुअल डिस्टेंस क्या है। तो ये क्या होता है? ये होता है फिजिकल मैप, ये होता है फिजिकल मैप। लेकिन हमें पता चला कि जो ए है उसका रिलेशन सबसे ज्यादा किसके साथ है? बी के साथ है। मतलब इसकी जो रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी है, या फिर जो उसका क्रॉस ओवर हो रहा है, वो बी के साथ ज्यादा हो रहा है एज कम्पेयर टू द सी। तो मतलब क्या हुआ? ए और बी में ज्यादा रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी होगी। तो ये क्या करता है, ये मैप डिस्टेंस, जेनेटिक मैप क्या करता है? क्रॉसओवर परसेंट के बेसिस पे क्या करता है? मैप डिस्टेंस को पता करता है, वेरी इंपॉर्टेंट। जबकि ये एक्चुअल फिजिकल डिस्टेंस के बारे में बताता है। हाईली वेरिएबल होगा ऑब्वियसली। एक चीज देखो, जैसे ये मदर है, ये फादर है, अब कोई चीज यहाँ से एक जीन आ रहा है, एक यहाँ से जीन आ रहा है, और दोनों में आपस में मिक्सिंग हो रही है, ठीक है, बहुत मिक्सिंग हो रही है। तो यहाँ पे क्या होता है? नॉर्मली पेरेंटल कॉम्बिनेशन ज्यादा देखने को मिलता है, पेरेंटल कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा। ऑब्वियसली एक साथ सारी चीजें तो इवॉल्व नहीं हो जाएंगी, बिल्कुल बच्चे माँ बाप से तो अलग नहीं हो जाएंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा वेरिएशन देखने को मिलता है, लेकिन जो रिकॉम्बिनेशन होता है उसकी फ्रीक्वेंसी कहीं ज्यादा होती है, कहीं कम होती है, तो हाईली वेरिएबल होता है। जबकि इसका कोई भी डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है जब हम क्रॉसओवर की बात करते हैं। ओके, नाउ जब हम जेनेटिक मैप को डिस्टेंस मेजर करते हैं तो उसको सेंटी मॉर्गन में करते हैं, जबकि फिजिकल मैप को जो करते हैं बेस पेयर में करते हैं। अगर पता हो, मैंने कल ही पढ़ाया था तुम लोगों को ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसक्रिप्शन पढ़ाया था, जहाँ पे मैंने बताया था प्रमोटर पे एक -35 सीक्वेंस होता है, एक -10 सीक्वेंस होता है, ये बताया था। अब इन दोनों के डिस्टेंस जो मैंने बताया 16 to 18 बेस पे इतना डिस्टेंस होता है, तो ये क्या हो गया है? ये हो गया है फिजिकल डिस्टेंस बेटा, ये फिजिकल डिस्टेंस हो गया जो हमने निकाला है कि न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर का कितना डिफरेंस वहाँ पे देखने को मिल रहा है। नाउ इट बेसिकली डिफाइन द रिलेटिव डिस्टेंस बिटवीन द टू जीन्स, जबकि एग्जैक्ट लोकेशन कौन बताता है? फिजिकल मैप बताता है। ओके, नाउ इसको एक बार बाद में देखते हैं, पहले क्वेश्चन को देखते हैं। देखो, ये है तुम्हारा ये है जेनेटिक मैप जिसे सेंटी मॉर्गन में किया जाएगा, और दूसरा वाला है फिजिकल मैप जिसे केबी में किया जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो, यहाँ पे देखा हमने जेनेटिक मैप जो है 10 सेंटी मॉर्गन, 10 सेंटी मॉर्गन, 10 सेंटी मॉर्गन, मतलब तीनों के तीनों इक्वल है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब हम फिजिकल मैप देखते हैं तो ए बी की डिस्टेंस क्या है? ए बी की डिस्टेंस कम है,
सी और डी के बीच की डिस्टेंस क्या है, बहुत ज्यादा है, और बी और सी की क्या है, बिल्कुल इक्वल है, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। देखो उसका कंक्लूजन क्या निकल के आता है, ऑल्दो द फिजिकल डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज लेस देन द सी एंड डी, माना कि ए और बी की जो फिजिकल डिस्टेंस है वो कम है ना, और सी और डी की डिस्टेंस क्या है, ज्यादा है, लेकिन क्योंकि इस छोटी सी डिस्टेंस में भी 10 सेंटीमॉर्गन जो है रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी देखने को मिल रहा है, 10% रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी देखने को मिल रहा है। मतलब क्या होता है, 1 सेंटीमॉर्गन अगर डिस्टेंस है तो मतलब 1% तुम्हारा रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी है, तो यहाँ पे 10 सेंटीमॉर्गन है तो 10% ही रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी होगी। तो इतनी छोटी सी डिस्टेंस में 10 सेंटीमॉर्गन है, जबकि इतनी बड़ी सी डिस्टेंस में सिर्फ 10 सेंटीमॉर्गन है, तो ऑब्वियसली जो फिजिकल डिस्टेंस अगर ए बी का कम है, लेकिन फिर भी ए और बी जो होगा मोर रिकॉम्बिजेनिक होगा, ज्यादा रिकॉम्बिनेशन कहाँ पे होगा, इस पर्टिकुलर साइड पे होगा। उसके बाद देखो ऑल्सो द फिजिकल डिस्टेंस बिटवीन सी एंड डी इज मोर, हाँ बहुत ज्यादा है, हमने देख लिया है दैट बिटवीन द बी एंड सी, बी और सी से ज्यादा है सी और डी में। द रीजन बिटवीन सी एंड जी इज लेस रिकॉम्बिजेनिक, क्यों, क्योंकि इतनी बड़ी जगह में भी सिर्फ 10% रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी ही देखने को मिल रही है। वेरी इंपॉर्टेंट, तो ध्यान में रखना है, क्वेश्चन ऐसे आएगा तो तुम्हें आना चाहिए। अब क्या होता है, जब क्रोमोसोम का इंटरेक्शन होता है, जब टेट्राड वाली स्टेज बनती है, टेट्राड वाली स्टेज बनती है, तो उनमें क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर होगी, एक क्रॉसओवर बनेगा, दो क्रॉसओवर बनेगा। तो बेसिकली पेरेंट और ये मदर वाला जब कॉम्बिनेशन आता है, तो जो पेरेंटल कॉम्बिनेशन होता है, जो पेरेंटल कॉम्बिनेशन होता है, वहाँ पे कोई भी क्रॉसिंग ओवर नहीं होती है, वहाँ पे कोई भी रिकॉम्बिनेशन देखने को नहीं मिलता है, वो बिल्कुल सेम रहेगा। ठीक है, उसके बाद एक क्रॉसओवर होगा, सिंगल क्रॉसओवर होगा बेटा, सिंगल क्रॉसओवर होगा, और एक होता है डबल क्रॉसओवर, एक और दो, ठीक है, डबल क्रॉसओवर। और ये जो डबल क्रॉसओवर होता है उसमें जो रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी है बेटा बहुत ज्यादा होती है, मतलब जो पेरेंटल वाला है बिल्कुल नहीं देखने को मिलेगा, बिल्कुल जो इवॉल्व वाला कंडीशन है वो तुम्हारा डीसीओ में देखने को मिलता है। ओके नाउ अब हम देखते हैं कि कैसे होता है। ओके देखो ये पेरेंट है, ये फीमेल हो गई है, मेल हो गई है, F1 फॉर्मेशन होगा, ठीक है, F1 प्रोजेनीज बन जाएंगी। उसके बाद टेस्ट क्रॉस कराया जाता है, जो F1 है जब रिसेसिव पेरेंट के साथ में हम उसको क्रॉस कराते हैं तो उसको टेस्ट क्रॉस बोला जाता है। तो याद रखना है हमेशा जब F1 के साथ में टेस्ट क्रॉस कराया जाएगा तो 8 गैमीट का फॉर्मेशन होता है, 8 गैमीट्स का फॉर्मेशन होता है, और उसमें से जिसका लार्जेस्ट नंबर होता है वो पेरेंटल कॉम्बिनेशन होगा, और जो स्मॉलेस्ट बनता है वो डबल क्रॉसओवर होता है। देखते हैं कैसे होता है। देखो ये बने हैं 8 कॉम्बिनेशन, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये क्या बने हैं बेटा, 8 गैमीट्स बने हैं, 8 गैमीट्स बने हैं, 8 गैमीट्स बने हैं। अब जो सबसे ज्यादा अमाउंट में होगा, जो सबसे ज्यादा अमाउंट में होगा वो पेरेंटल कॉम्बिनेशन होगा। क्यों, क्योंकि ऑब्वियसली जैसे मैंने अभी बोला कि अगर मदर से चीजें आ रही हैं, फादर से चीजें आ रही हैं, तो वो एक साथ तो इवॉल्व नहीं हो जाएंगी, धीरे धीरे करके चीजें चेंज होती हैं। तो जो पेरेंटल कॉम्बिनेशन होता है वो सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। तो जितना सबसे ज्यादा वैल्यू होगी, देखो ये सबसे वैल्यू ज्यादा है, ठीक है, सबसे ज्यादा वैल्यू है, तो मतलब ये होगा पेरेंटल कॉम्बिनेशन। क्योंकि 8 तुम्हारे गैमीट बने हैं तो 2 गैमीट चले गए पेरेंट को, 2 चले गए। उसके बाद आते हैं डबल क्रॉसओवर। डबल क्रॉसओवर का मतलब है जहाँ पे रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी बेटा बहुत ज्यादा है, मतलब वहाँ पे सिर्फ इवॉल्व हुई है चीज है, तो सबसे कम जो तुम्हारा नंबर देखने को मिले, क्योंकि बहुत कम अमाउंट में होता है, तो वो क्या होता है, डबल क्रॉसओवर होता है, रिकॉम्बिनेंट, ठीक है, रिलेटिव टू द पेरेंटल कॉम्बिनेशन, और इसको बोला जाता है DCO, डबल क्रॉसओवर बोला जाता है, डबल क्रॉसओवर बोला जाता है। ओके अब हम दो वैल्यूज को और समझ लेते हैं। देखो जैसे ये माना है कि ये कॉम्बिनेशन था, ठीक है, ये वाला कॉम्बिनेशन जब इसके साथ में आया तो बिल्कुल सेम बना है, बिल्कुल सेम बना है, इसलिए पेरेंटल गैमीट बोला जाएगा, पेरेंटल गैमीट बोला जाएगा। तो इसकी जो सबसे ज्यादा वैल्यू होगी वो 2 बन जाएंगे, 2 गैमीट बन जाएंगे, पेरेंटल वाले बन गए। अब मैंने तुम्हें बताया था DCO का फॉर्मेशन कैसे होता है। देखो ये ABC था, ये स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c था, देखो यहाँ पे भी चेंज हो गया है, कैपिटल A कैपिटल B ये भी चेंज हो गया है, और ये वाला भी चेंज हो गया, मतलब डबल क्रॉसओवर हो चुका है। डबल क्रॉसओवर होता है तो मतलब सबसे कम फ्रीक्वेंसी जो होती है वो डबल क्रॉसओवर को दिखाती है, और यहाँ पे क्या बनते हैं, 2 गैमीट्स का फॉर्मेशन जो है देखने को मिलता है। वेरी इंपॉर्टेंट। अब आते हैं सिंगल क्रॉसओवर। देखो यहाँ पे नॉर्मली ए होना चाहिए था, लेकिन वो ए नीचे पहुंच गया, छोटा वाला ऊपर आ चुका है, तो ये एक ही जगह क्रॉस देखने को मिला है, जबकि ये दोनों बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम है, तो इसे बोला जाता है सिंगल क्रॉसओवर। इसको क्या बोला जाएगा, सिंगल क्रॉसओवर इसको बोला जाएगा। अब आते हैं यहाँ पे, ये बिल्कुल सेम है, ये बिल्कुल सेम है, लेकिन यहाँ पे चेंज हो गया बेटा, इस CC में चेंज हो गया, इसलिए इसको सिंगल क्रॉसओवर सेकंड बोला जाएगा। तो 2 गैमीट इसके हो गए, 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 ठीक है, तो टोटल कितने हो गए, 8 गैमीट जो है टोटल यहाँ पे हो जाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। अब हमें निकालना कैसे है,
पहली बात तो तुम्हें जीन ऑर्डर निकालना आना चाहिए कि जीन का ऑर्डर क्या है, मतलब अगर ए बी सी है, ठीक है, उसका अरेंजमेंट क्या है जीन पे। तो देखो अगर बी जैसे यहाँ पे है, ए यहाँ पे है और सी यहाँ पे, हो सकता है ये अरेंजमेंट हो सकता है ए बी सी की जगह ए सी बी अरेंजमेंट हो सकता है सी ए बी अरेंजमेंट हो। तो हमें ये पता करने के लिए पहले जीन ऑर्डर देखना पड़ता है, तभी हम इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो हम पता कर सकते हैं। उसके बाद हम जीन डिस्टेंस पता करेंगे। और याद रखना है जितना ज्यादा रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी होगा, जितना ज्यादा रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी होगा उतना ही दूर क्या होगा, डिस्टेंस होने वाला है। मतलब क्या हुआ है, क्रॉसिंग ओवर वही पॉसिबल है जो जहाँ पे जितना दूर दूर तुम्हारे बैठे हुए हैं, जैसे ए और बी बहुत दूर है तो क्रॉसिंग ओवर ज्यादा होगी क्योंकि वहां पे लिंकेज होने के चांसेस कम है। और जितना ज्यादा डिस्टेंस कम होगा, जैसे ए और बी इतना पास आ जाएंगे तो वहां पे क्रॉसिंग ओवर होने के चांसेस उतने ही कम हो जाते हैं, उतने ही कम हो जाते हैं। The percentage of recombination or the recombination frequency can be used to represent the distance between the gene. Crossing over is directly related to the physical distance between the gene. Very important. जैसे माना कि हमें पता चला कि 1 सेंटीमॉर्गन जो है डिस्टेंस है दो जीन्स के बीच में, ए और बी के जीन्स में, तो हमें समझ जाना है कि उसके पास क्या है, 1% रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी है। 2 सेंटीमॉर्गन डिस्टेंस है तो हमें समझ जाना है 2% रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी है। अगर 3 सेंटीमॉर्गन डिस्टेंस आती है हमें समझ जाना है 3% रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी है। तो याद रखना है अगर 10 सेंटीमॉर्गन तुम्हारी डिस्टेंस आती है तो 10% रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी है। वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखो लाइक 1% रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी 1 सेंटीमॉर्गन और 1 मैप यूनिट यहाँ पे देखने को मिलेगा। वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम ये एग्जांपल देखते हैं विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस एग्जांपल में क्या देखना है, देखो अभी मैंने तुम्हें बताया था जो सबसे ज्यादा नंबर होगा ना वो किसका होने वाला है, पेरेंटल कॉम्बिनेशन का होने वाला है। ये पेरेंटल कॉम्बिनेशन हो गया है। एक पेरेंटल कॉम्बिनेशन ये हो गया है जिसे हम नॉन क्रॉसओवर भी बोलते हैं, मतलब यहाँ पे कोई भी क्रॉसओवर नहीं हुआ है तो इसकी वैल्यू भी सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा है। ठीक है, ये हो गया एक। तो उसके बाद बताया मैंने कि सबसे छोटी वैल्यू जो होती है डबल क्रॉसओवर की होती है, तो डीसीओ ये रहा, तो सबसे छोटी वैल्यू इसकी है और एक छोटी वैल्यू इसकी है, तो डबल क्रॉसओवर ये वाला हो गया। ठीक है, डबल क्रॉसओवर ये वाला हो गया। उसके बाद हम देखते हैं सिंगल क्रॉसओवर। सिंगल क्रॉसओवर जहाँ पे एक चीज में चेंज आया हो, एक चीज में चेंज आया हो तो वो सिंगल क्रॉसओवर होता है। जैसे 61 हो गया है, उसके आसपास वाली वैल्यू देखो 46। ठीक है, तो ये सिंगल क्रॉसओवर हो गया है। फिर 96 हो गया सिंगल क्रॉसओवर सेकंड, और ये उसकी वैल्यू उसके पास वाली हो गई, तो दो तुम्हारे सिंगल क्रॉसओवर यहाँ पे हो गए हैं। तो 1 1 वाला ये हो गया है, 2 2 वाला ये वाला हो गया है। ओके नाउ पहले हमें देखना है ऑर्डर ऑफ जीन कैसे निकालते हैं। ऑर्डर ऑफ जीन कैसे निकालते हैं वो हमें देखना पड़ेगा। देखो आपको क्या करना है, पहले पेरेंटल कॉम्बिनेशंस को लेना है और उसके बाद तुम्हारे डबल क्रॉसओवर वाले इनको लेना है। नो क्रॉसओवर मतलब जो पेरेंटल कॉम्बिनेशन है। अगर 367 वाला देखते हैं तो प्लस प्लस जेड है, तो ये मैंने ले लिया है यहाँ पे। उसके बाद 338 वाला देखते हैं VW प्लस, तो ये वाला भी मैंने यहाँ पे ले लिया है। ये क्या है, नॉन क्रॉसओवर से पेरेंटल कॉम्बिनेशन है। डीसीओ वाला देखते हैं सबसे छोटे वाला VWZ है, देखो VWZ है, और छोटा वाला क्या है, प्लस 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 है, तो ये भी मैंने ले लिया है। अब ऑर्डर कैसे निकालेंगे देखना। अब ऐसी वैल्यूज लेनी है जो बहुत ज्यादा मैच कर रही हो पेरेंटल कॉम्बिनेशन में और डीसीओ में। तो अगर तुम इसको देखोगे और इसको देखोगे बिल्कुल मैच कर रही है, सिर्फ एक पॉइंट पे अलग है, तो हमें इसको लिख लेना है साथ में, प्लस प्लस जेड प्लस प्लस प्लस। ठीक है, अब हमने देखा ये भी बिल्कुल सेम है, ये भी बिल्कुल सेम है, बस ये वाली पोजीशन जो है बिल्कुल अलग आ रही है। जो पोजीशन अलग आती है उसको बिल्कुल बीच में लिख लेते हैं। तो जैसे मतलब मैंने लिख दिया बीच में, तो ये मुझे पता चल गया ये ऑर्डर होने वाला है, ये ऑर्डर होने वाला है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आया तो अब मैं दूसरा वाला भी यूज कर सकती हूँ। देखो VW प्लस और दूसरा क्या है VWZ है, VWZ है, तो मतलब ये वाली यहाँ पे अलग आ रही है, ये यहाँ पे अलग आ रही है, मतलब बिल्कुल सही था मेरा अंदाजा कि W क्या Z क्या होगा, बिल्कुल बीच में होने वाला है। तो अब मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ कि अब वो क्या होगा, ऑर्डर ऑफ जीन्स क्या होगा, WZB हो सकता है या फिर BZW हो सकता है, क्योंकि Z को तो बीच में रहना ही रहना है, Z को तो बीच में रहना ही रहना है। तो ये क्या होगा, ऑर्डर ऑफ द जीन्स जो है यहाँ पे होने वाला है। वेरी इंपॉर्टेंट, आई होप समझ में आ गया होगा। उसके बाद अगर जब हमें डिस्टेंस निकालना होता है तो हमें एक चीज पता होनी चाहिए, जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा उतना ज्यादा क्रॉसओवर होने के चांसेस हैं, जितना कम डिस्टेंस होगा शॉर्टर द डिस्टेंस क्रॉसओवर विल अकर लेस फ्रीक्वेंटली। ओके नाउ जब हमें डिस्टेंस निकालनी होती है, डिस्टेंस किस में निकालते हैं, सेंटीमॉर्गन या फिर मैप यूनिट्स में निकालते हैं हम डिस्टेंस को। इसका फॉर्मूला होता है सिंगल क्रॉसओवर प्लस डीसीओ प्लस टोटल ऑफस्प्रिंग इंटू 100। अब इसका मतलब क्या हुआ है, देखो एक बार मैं इसको डिलीट कर देती हूँ तो पूरा यहाँ से क्लियर हो जाएगा। देखो यहाँ पे अगर टोटल करोगे तो कितना है, 1000 आ रहा है, 1000 आ रहा है। अब मुझे सिंगल क्रॉसओवर 1 को लेना है और इस वाले क्रॉसओवर 1 को लेना है, इसको लेना है। ठीक है, ये इसको लेना है। तो अगर मैं इसको लेती हूँ तो क्या होगा, प्लस WZ है इस पहला वाला,
ठीक है, ये वाला ये इतना हो गया है और ये क्या है V प्लस प्लस है और मुझे पता है कि मेरा जो जीन का ऑर्डर है Z को बीच में लाना है, तो मुझे इसको Z को बीच में लाना पड़ेगा, तो मतलब प्लस ZW हो जाएगा, इसको भी मुझे बीच में लेके आना पड़ेगा, तो यहाँ पे कर सकते हैं V प्लस प्लस क्योंकि उसमें कोई भी चेंज नहीं आ रहा है। तो अब मुझे देखने को मिला कि ये जो है यहाँ पे सिर्फ चेंज हुआ है, मतलब प्लस यहाँ पे आना चाहिए था लेकिन प्लस तो यहाँ पे आ रहा है, तो मुझे पता चल गया जो मैं ये डिस्टेंस निकालूंगी V और Z के बीच में निकालूंगी, V और Z के बीच में डिस्टेंस जो है ये निकलेगी। ठीक है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, तो ये जो वैल्यू है 61 और 46 इसको प्लस करना पड़ेगा। तो इसको निकालते कैसे, देखो इसको निकालते कैसे, जैसे VZ का डिस्टेंस जो है वो 96 और 88 वाला है, ठीक है, सॉरी ये वाला जो है 96 और 88 वाला निकाला है, सिंगल क्रॉसओवर सेकंड वाला निकाल रहे हैं। ठीक है, अब जो VZ का जो डिस्टेंस है, जैसे माना कि मैंने ये निकाला, ये निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जो मेरा सिंगल क्रॉसओवर का वैल्यू है 96 और 88 वाला, वो तो मुझे प्लस करना ही करना पड़ेगा, साथ साथ मुझे क्या करना पड़ेगा, जो DCO की वैल्यू है जो 1 है और जो 3 है उसको भी यहाँ पे प्लस करना पड़ेगा, वहां पे प्लस करना पड़ेगा, प्लस 1 करना पड़ेगा और प्लस कितना करना है 3 करना पड़ेगा, और मुझे नीचे क्या लिखना पड़ेगा, टोटल 1000 है इंटू 100 करना पड़ेगा, इंटू 100 करना पड़ेगा, जिसकी वजह से जो वैल्यू आ जाएगी 18.8 मैप यूनिट जो है इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो नॉर्मली जो डिस्टेंस आएगी तुम्हारे W और Z के बीच में वो कितनी आ जाए, सॉरी V और Z के बीच में कितनी डिस्टेंस आ जाएगी, 18.8 जो डिस्टेंस है वो तुम्हारे यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। ठीक है, वो मिल जाएगी। उसके बाद हम वैसे ही Z और W की निकालेंगे, Z और W की निकालेंगे, Z और W में कितना है 46 और 61 है 46 और 61 है, 46 और 61 है, तो हम उसको प्लस कर लेंगे। ठीक है, उसको प्लस के साथ साथ किसके साथ करेंगे, 46 प्लस 61 प्लस 1 प्लस 3, क्योंकि DCO को भी प्लस करना है, अपॉन लिखना है 1000 में, इंटू करना है 100 में। ठीक है, इंटू करना है 100 में, तो जो आंसर आ जाएगा 11.11 मैप यूनिट जो है यहाँ से आंसर आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। तो अब मुझे पता चला W और Z के बीच में डिस्टेंस कितनी है, 11.1 मैप यूनिट है, Z और V के बीच में कितनी है, 18.8 मैप यूनिट है। अगर कभी क्वेश्चन में आता है कि W और V की डिस्टेंस बताइए, आप इतनी डिस्टेंस बताइए, तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। क्या करना है, 11.1 निकालना है, 18.8 करना है और 29.9 जो है मैप यूनिट जो डिस्टेंस है वो देखने को मिल जाएगी। और कभी भी अगर SEO निकालना है, कि तुम्हें कभी समझ में नहीं आता है कि SEO कौन सा होने वाला है कौन सा नहीं होने वाला है, तो याद रखना है जो जैसे 367 पेरेंटल कॉम्बिनेशन हो गया है, 330 पेरेंटल कॉम्बिनेशन, उससे छोटे वाली वैल्यू जो होगी, छोटी वाली वैल्यू 96 होगी सबसे छोटी वाली वैल्यू, उससे छोटी जो होगी, और 88 उसके पास वाली वैल्यू, ये सिंगल क्रॉसओवर सेकंड होता है, और उससे छोटी वैल्यू जो होती है 61 और 46 के पास में, वो तुम्हारा फर्स्ट हो जाएगा, और ये वाला कौन सा हो जाएगा, सेकंड वाला हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज को बस इतना याद रखना, DCO लिखना है पहले सबसे छोटी वैल्यू, ठीक है, उसके बाद सिंगल क्रॉसओवर उससे छोटी वैल्यू, ठीक है, उससे बड़ी वैल्यू सिंगल क्रॉसओवर सेकंड की, और सबसे बड़ी वैल्यू जो होती है पेरेंटल कॉम्बिनेशन की होती है, अगर तुम्हें कुछ समझ में नहीं आता है। और याद रखना है जब भी हम ये वैल्यूज देखते हैं ना, तो एक बार ये चेक कर लेना कि ये बिल्कुल अपोजिट होने चाहिए। जैसे अगर मैं बात करती हूँ DCO वाले की, देखो इसके अपोजिट है, प्लस के अगेंस्ट V है, प्लस के अगेंस्ट W है, Z के अगेंस्ट ये है। अगर तुम यहाँ पे देखोगे तो बिल्कुल अपोजिट है, मतलब वैल्यू बिल्कुल सेम नहीं होनी चाहिए। देखो 88 और 96 वाला भी अगर देखोगे तो इसके अपोजिट में प्लस है, इसके अपोजिट में प्लस है, इसके अपोजिट में प्लस है, लेकिन यहाँ पे W नहीं आया है, यहाँ पे V नहीं आया है, तो वो बिल्कुल अपोजिट होना चाहिए, मतलब उसके अगेंस्ट में अपना वाला ही नंबर देखने को नहीं मिलना चाहिए। ओके, तो उसे पता चल जाएगा बिल्कुल सही कर रहे हो। अब हमारा सिंगल क्रॉसओवर 1 निकल गया है, 2 निकल गया है, कितना है 11.1 आया, 18.8 आया है। अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है कोफिशिएंट ऑफ कोइंसिडेंस क्या होगा, जिसे हम D से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है ऑब्जर्व्ड DCO, ऑब्जर्व्ड मतलब तुमने देखा कितना है, अपॉन एक्सपेक्टेड DCO। ऑब्जर्व देखा कितना है, 1 + 3 ही देखा है, उससे ज्यादा तुमने कुछ देखा नहीं है, तो ये ऑब्जर्व हो गया है। जब हमें एक्सपेक्टेड निकालना होता है तो इसका फॉर्मूला होता है SEO1 जो तुम्हारे पास था, इंटू जो SEO सेकेंड जो तुम्हारे पास था, इंटू 100, ये हो जाता 1000, ये होता है तुम्हारा ये फॉर्मूला। अब हमें जो डिस्टेंस निकाली 11 सेंटीमॉर्गन निकाली है, तो इसका मतलब क्या है 11.1 अपॉन 100 तुम्हारा रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी हो चुका है। ठीक है, इतना हो गया है। उसके बाद हमने निकाला है 18.8 अपॉन 100 रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी हो चुका है, इंटू 1000 करोगे तो 2 से 2 गई, 1 से 1 गया, और जो आंसर आ जाएगा 20.86 जो है तुम्हारा एक्सपेक्टेड वैल्यू आ जाएगी, एक्सपेक्टेड वैल्यू आ जाएगी। तो डी का फॉर्मूला क्या है, ऑब्जर्व्ड DCO अपॉन एक्सपेक्टेड DCO। ठीक है, एक्सपेक्टेड DCO, ऑब्जर्व कितना है 4 है, ऑब्जर्व कितना क्या है 20.86, एक्सपेक्टेड कितना है 20.86 है, तो आंसर जो आ जाएगा 0.19 होगा। तो जो तुम्हें दिख रहा है 4 वाला डिवाइड बाय जो आंसर आएगा उसको कर देना है यहाँ पे, तो आंसर जो आ जाएगा 0.19 जो होगा तुम्हारा कोफिशिएंट ऑफ कोइंसिडेंस जो है यहाँ से आ जाएगा।
अब उसके बाद इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि हमें इंटरफेरेंस निकालना होता है। इसका मैं पूरा का पूरा डिटेल अभी समझाऊंगी, डोंट वरी। इंटरफेरेंस का मतलब क्या होता है, इंटरफेरेंस जब निकालना होता है उसका फॉर्मूला होता है 1 माइनस डी, मतलब कोफिशिएंट वाला जो है उसको डी वाले को माइनस करना है। तो 0.19 आया था, जब हम माइनस करेंगे तो 0.8 समथिंग जो होगा इसका आंसर यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन में क्या कर सकते हैं, तुम्हें डी की वैल्यू दे देंगे और तुमसे पूछेंगे क्या इंटरफेरेंस होगा, क्या इंटरफेरेंस होगा, क्या प्लस में होगा, क्या माइनस में होगा, क्या जीरो होने वाला है। तो हम इसको देखते हैं प्रॉपर्ली। देखो, इंटरफेरेंस का मतलब क्या होता है, जैसे ये माना, एक सेकेंड, जैसे ये मैं तुम्हें सिर्फ समझाने के लिए कर रही हूँ। जैसे ये सिंगल क्रॉसओवर हो गया, सेकंड क्रॉसओवर हो गया, ठीक है, क्रॉसओवर हो रखे हैं। अब यहाँ पे इंटरफेरेंस का मतलब क्या होता है कि ये वाला जो क्रॉसओवर, सिंगल क्रॉसओवर जो है, इस वाले सिंगल क्रॉसओवर पे क्या इफेक्ट डालता है, क्या इफेक्ट डालता है, क्या उसको प्रमोट कर रहा है वो, क्या प्लस में प्रमोट कर रहा है वो, क्या उसको नेगेटिव इफेक्ट डाल रहा है वो, क्या उस पर कोई भी न्यूट्रल इफेक्ट आ रहा है, मतलब इंटरफेयर कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो एक ऐसी हो, अगर दूसरे वाले के साथ में कौन सा रिलेशनशिप शो कर रहा है, न्यूट्रल वाला कर रहा है कि तुम्हारा अफेक्ट वाला कर रहा है, या फिर पॉजिटिव वाला कर रहा है, प्रमोट करने वाला कर रहा है, तो उसको बोला जाता है इंटरफेरेंस। वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, अगर हमारा आई पॉजिटिव आता है, जैसे हमारा आई अभी पॉजिटिव आया, कितना है, 0.8 आया है, तो पॉजिटिव में आया है। तो जब आई पॉजिटिव आता है, ऑब्वियसली जो डी होगा वो छोटा होगा। डी कितना था, 0.19 था, तभी हमने 1 माइनस 0.9 करा है, तभी हमारा 0.8 आया है। दैट मीन्स डी क्या था, स्मॉलर था 1 से। तो ये क्या शो करता है कि अकरेंस ऑफ वन एसईओ अफेक्टेड बाय अदर। जब भी पॉजिटिव में रिजल्ट आएगा, सोच लेना वो नेगेटिव है, मतलब वो दिखा पॉजिटिव रहा है लेकिन अंदर से बहुत जला हुआ है। वो क्या करेगा, अपने सामने दूसरे वाले एसईओ को बनने नहीं देने की कोशिश करेगा, मतलब अफेक्ट करेगा उसकी पोजीशन को, बोलेगा तुम साइड में हो जाओ, मैं यहाँ पे रहना चाहता हूँ, तुम साइड में हो जाओ। ठीक है, अगर वैल्यू जीरो हो जाती, कब जीरो होगी, जब डी तुम्हारा जो 1 आएगा। तो अगर आई निकालोगे तो 1 माइनस डी होता है, तो कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इस वाले पर्टिकुलर कंडीशन में उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिल्कुल न्यूट्रल होगा। जो एसईओ है वो दूसरे वाले पे कोई भी इफेक्ट नहीं डालेगा। लेकिन अगर डी की वैल्यू ज्यादा हो जाती है, जैसे 1.2 डी की वैल्यू हो जाती है, तो इंटरफेरेंस क्या होगा, 1 माइनस डी होता है, तो 1 माइनस 1.2 कितना होगा, माइनस 0.2 हो जाएगा। मतलब क्या होगा, जहाँ पे डी बड़ा हो जाएगा वहां पे नेगेटिव वैल्यू अगर आ जाएगी, तो मतलब एक एसईओ दूसरे को प्रमोट कर रहा है। वो दिखा तो गलत रहा है लेकिन वो आपस करके प्रमोट कर रहा है, जो बहुत कम देखने को मिलता है, ऐसा पॉसिबल नहीं होता है ज्यादा टाइम। तो ये जो है ये बहुत कॉमन है, तो इसको याद रखना है। ओके, नो, ये क्वेश्चन है तुम लोगों के लिए, तुम्हें ये क्वेश्चन ट्राई करना है। प्रीवियस क्वेश्चन है, उसके बाद एक दिसंबर में भी क्वेश्चन आया हुआ है सेम, वेरी इंपॉर्टेंट, वो भी क्वेश्चन ट्राई करना है। और एक दो क्वेश्चन जो होंगे इससे रिगार्डिंग मैं तुम्हें करके बता दूंगी। फिलहाल तुम्हें ये इसके आंसर जो है कमेंट जो कमेंट बॉक्सेस में देना है। उसके बाद मैं कल या परसों में वीडियो बना के डाल दूंगी, इसकी 5 या 10 मिनट की वीडियो, पूरा का पूरा आंसर बता दूंगी इसका कि कैसे आंसर निकालना है, क्या आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। पर फिर भी तुम्हें खुद से ट्राई करना है इसका क्वेश्चन, और दिसंबर वाला भी तुम्हें ट्राई करना है, तो तुम्हारा पूरा कॉन्सेप्ट जो है यहाँ से क्लियर हो जाएगा। ओके, अब कोई भी नया बच्चा है प्लीज पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर जितना हो सकता है उतना करें, क्योंकि शेयर करना भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं हो रही है चैनल की। सो ट्राई की चीजें जो है ज्यादा बढ़े, एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, एंड थैंक यू सो मच, थैंक यू।